एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजस अकेडमी। माय नेम इज भाई रस्तोगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है उस चैप्टर को फिनिश कर लिया था और हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस के बारे में भी देखा था। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर भी मेंस वगैरह में या प्री में उससे बहुत ज़्यादा कुछ रिलेटेड चीज़ें आती नहीं है। बट ये था कि आपने एक बार समझ लिया है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर शियर स्ट्रेसेस लगाते हैं तो हमें शियर स्ट्रेसेस जो होता है, अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसके दोनों ही फेसेस के ऊपर हम लोग लगाते हैं। तो वो किस तरह से लगाया जाता है, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। ठीक है। सो कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी रिलेशनशिप थे ई जी और के बीच में, वो भी मैंने आपको करा दिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी या फिर आप इसे विकृति ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो विकृति ऊर्जा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सबसे जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक बार उसको याद करते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अगर हम लोग याद करें तो ज़्यादा आसानी होगी।
और पहला नियम क्या था कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ऐसा इसलिए भी, आप खुद सोचिए, अगर एक सिस्टम है और उसकी एनर्जी बढ़ती रहे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सिस्टम उस एनर्जी को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, उस एनर्जी को वो विदस्टैंड मतलब सहन नहीं कर पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा और सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए जो है, जो भी, अब ये तो एक मैं नहीं कह सकता कि किस तरह का एक संरचना है, लेकिन ईश्वरीय एक देन है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। उसमें एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, लेकिन एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन एनर्जी या तो कहीं से रूपांतरित होकर आई है, मतलब किसी एनर्जी का रूपांतरण है, कोई एनर्जी का फॉर्म था और वो रूपांतरित होकर किस फॉर्म में आ गया है, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो यही तो कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो किसी एनर्जी, अब एनर्जी की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं, लोड लगाकर उसमें डिफॉर्मेशन किया जाता है, लोड लगाकर हम उसमें क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं। तो डिफॉर्मेशन करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ कार्य करते हैं, हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिए कि एनर्जी जो है वो दो रूपों में उपलब्ध है, एक ऊष्मा के रूप में और एक कार्य के रूप में। ऊर्जा जो है, एनर्जी, हीट के रूप में भी है, ऊष्मा के रूप में भी है और कार्य के रूप में भी है, ठीक है। सो स्ट्रेन एनर्जी, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाकर हम उसे डिफॉर्म करते हैं तो हम बॉडी के ऊपर कुछ कार्य करते हैं। तो हमने जो कार्य किया है ये बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और यही एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी बॉडी को, एक बार फिर से समझिए, जब भी हम किसी बॉडी को लोड लगाकर उसे डिफॉर्म करते हैं तो डिफॉर्म करने के लिए हम उस बॉडी के ऊपर कुछ कार्य करते हैं और हमारे द्वारा बॉडी के ऊपर उसे डिफॉर्म करने के लिए किया गया कार्य बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब हम लोग, चलिए कुछ स्टार्ट कर लिया जाए, बोर्ड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। थोड़ा सा आज पेन बदल लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, सो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, दैट एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट। बॉडी को लोड लगाकर डिफॉर्म करने में उसके ऊपर किए गए कार्य को बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो डिफिनीशन आप लोग जो है नोट्स में लिखा हुआ है वहां से देख लेंगे। अब हम लोग एक टर्म के बारे में बात करेंगे, वो टर्म है रेजिलियंस। रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हिंदी में इसको प्रत्यास्कंदन कहते हैं, प्रत्यास्कंदन कहते हैं, ठीक है। हिंदी आप देख लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स हैं, वहां पर आप देख लीजिएगा। रेजिलियंस टर्म क्या होता है, तो ये एक बहुत ही जनरल टर्म है। रेजिलियंस जो होता है ना वो बहुत ही जनरल टर्म है और ये क्या होता है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज रेजिलियंस। अभी हम लोग इसके बारे में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि किस लेवल तक आपने उसको स्ट्रेंड किया है या किस लेवल तक डिफॉर्म किया है, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। ये बात करिए आपने जहां तक भी उस बॉडी को डिफॉर्म किया है, जिस भी लिमिट तक आपने उसको डिफॉर्म किया है, वहां तक जो एक उस बॉडी के अंदर जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग कहेंगे रेजिलियंस। एक बहुत ही जनरल टर्म है, जनरल टर्म मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें कहीं पर कोई लिमिट नहीं है कि हम
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ले रहे हैं या इलास्टिक लिमिट ले रहे हैं या यील्ड लिमिट ले रहे हैं या फिर हम लोग फेल्योर का लिमिट ले रहे हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं लिया जा रहा है, बस एक जनरल टर्म है कि द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। सो रेजिलियंस को हम लोग लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, इन अ बॉडी। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म आता है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस, ये जो प्रूफ रेजिलियंस टर्म है ये जनरल टर्म नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, जैसे जो आपने रेजिलियंस टर्म पढ़ा, रेजिलियंस जो है वो एक जनरल टर्म है, किसी बॉडी को आपने डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने में आपने उसके ऊपर कार्य किया, कार्य करने से जो आपने जो बॉडी के ऊपर कार्य किया वो बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो एनर्जी के रूप में जो स्टोर हो गया वही एनर्जी, जो टोटल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर हो गई, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया रेजिलियंस, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया रेजिलियंस। नाउ प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? तो प्रूफ रेजिलियंस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, और ये जो है इलास्टिक लिमिट में, अगर आप किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेन्ड करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है वो कहलाती है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे हमारी बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी है, एनर्जी की एक कैपेसिटी है। आप अगर उससे ज्यादा इंटेक ले लेंगे ना, तो आपका कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होगा ना जो एब्सर्ड बिहेव करने लगेगा, ठीक है, माल फंक्शनिंग करने लगेगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, तो रसगुल्ले जो है वो जनरली डेजर्ट्स में आते हैं। खाने के बाद हम लोग मीठा खा सकते हैं, तो उसमें डेजर्ट्स में आते हैं। आप 2 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, खाने को तो आप 10 भी खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं, 50 खा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। तो हमारी एक हर चीज की एक इंटेक है। हम रोटियां खाते हैं, खाना खाते हैं, अगर आप सोचिए किसी दिन आपको खाना बहुत अच्छा लगा और आपने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, तो ज्यादा खाना खा लिया तो कुछ आपका बॉडी का ऐसा फंक्शन होगा जो माल फंक्शनिंग करने लगेगा, एब्जॉर्ब फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यही होता है, एनर्जी का अपना एक लेवल होता है कि किस एनर्जी तक, किस लेवल तक की एनर्जी आप जो है बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की जा सकती है वो कहलाती है प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, सो बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, और मैं बहुत क्लियरली यहां पर लिखूंगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी up to the elastic limit, इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में स्टोर्ड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वो कहलाती है प्रूफ रेजिलियंस। सो आई थिंक आपको दोनों ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? लोड लगाकर बॉडी को डिफॉर्म करने में किया गया कार्य बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और यही एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलियंस एक जनरल टर्म है, और ये क्या होता है? ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी है। कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि किस लिमिट तक, आप किसी भी लिमिट तक ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, वो कहलाएगा रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी that can be stored in a body up to the elastic limit। जो बॉडी में इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की जा सकती है वो कहलाती है प्रूफ रेजिलियंस। इसके बाद में एक और टर्म आ रहा है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मैं यहीं पर उसको बताऊंगा, नेक्स्ट उसमें नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? दैट इज द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी।
ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम दो बॉडीज का एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि किस बॉडी में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, मतलब किसमें ज्यादा किया जा सकता है, किसमें कम किया जा सकता है, तो हमारे पास एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि हम उन दोनों को कंपेयर कर सकें। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो है वो एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है कि किसी बॉडी, दो बॉडीज में किस बॉडी की स्ट्रेन एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है, स्ट्रेन एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो दैट इज अ प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एबिलिटीज हैं, ये कैपेसिटीज हैं। रेजिलियंस है या प्रूफ रेजिलियंस है, ये बॉडी की एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज है कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर रही हैं। और जो प्रूफ रेजिलियंस है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। तो ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है? कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? ये बताती है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि विच इन द फॉलोइंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल का प्रॉपर्टी है? तो जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है ये बॉडी के मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। बट रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये उनकी एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण टर्म है, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, proof resilience maximum strain energy that can be stored in a body up to the elastic limit, and modulus of resilience that is a property and that is a comparative property in fact, and it may be defined as proof resilience per unit volume। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, बहुत ही क्लियर होने चाहिए क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी जो है टॉपिक है उससे ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं तीन चार डिफिनीशन से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे और यहां पर हम लोग निकालेंगे कि लोड। आप समझिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि बॉडी में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को स्ट्रेन करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं, मतलब उसे डिफॉर्म करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं जब हम उसके ऊपर नॉर्मल लोड लगाते हैं। देखिए, लोड लगाने के दो तरीके हैं, पहला आप लोड नॉर्मल लगा सकते हैं और दूसरा लोड टेंजेंशियल लगा सकते हैं। मतलब एक लोड है जिसे हम स्पर्शीय लगाते हैं जिसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी में, और एक हम लोड लगाते हैं नॉर्मल लोड जिसके कारण नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है और शियर स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? तो किसी भी बॉडी में स्पर्शीय लोड लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पर्शीय लोड लगाने का एक ही तरीका है। जैसे ये बॉडी है हमारे पास में, ये कैलकुलेटर है मेरे पास में यहाँ पर, और अगर मुझे इसके ऊपर स्पर्शीय लोड लगाना है तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस तरह से इसके ऊपर स्पर्शीय लोड लगा सकता हूँ, यही एक तरीका है मेरे पास। लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर नॉर्मल लोड लगाना हो, मतलब इस तरह का लोड लगाना हो, मेरी फिंगर जो है वो इस समय इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि नॉर्मल है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में लोड लगाना है तो मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं। पहला है कि मैं लोड जो है वो धीरे धीरे लगाऊं। देखिए, इस चीज को समझिए, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। सपोज करिए कि आपके सर के ऊपर एक टोकरी है, सर के ऊपर एक टोकरी है, और मैं कोई भी आर्टिकल ले लेता हूं, सपोज करो एप्पल्स ले लेता हूं। मैं धीरे धीरे एक एक एप्पल रख रहा हूं, पहले एक एप्पल रखा, उसके बाद में दूसरा एप्पल रखा, उसके बाद में तीसरा एप्पल रखा, उसके बाद चौथा एप्पल रखा। ठीक है, इस तरीके से मैं टोकरी को भर रहा हूं। जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे स्ट्रेन क्या हो रहा है? आपके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक साथ लोड नहीं आया। आपके ऊपर लोड सपोज करो 100 ग्राम का एक एप्पल है,
तो सबसे पहले आपके ऊपर जो लोड आया वो कितना आया, 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम, फिर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे लोड, एक समय आपके ऊपर 10 kg भी हो सकता है, 50 kg का भी लोड हो सकता है। तो वैसे तो पहला तरीका है नॉर्मल लोड का ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो नॉर्मल लोड का जो पहला केस है वो है धीरे धीरे लोड लगाना, ये पहला केस हो गया। दूसरा नॉर्मल लोड मैं किस तरीके से लगाता हूं, मेरे पास 50 kg एप्पल्स का एक टोकरी है और वह मैं पूरा टोकरी एक बार में उठाता हूं और आपके सर के ऊपर रख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा तरीका है, ये कहलाता है स्टडी लोड। स्टडी लोड का मतलब है कि व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, है ना, लोड मैंने कितना लगा दिया 50, और ये 50 kg लोड क्या है, कांस्टेंट लोड है, स्टडी लोड है। दूसरा तरीका है, और एक तीसरा तरीका और है, ठीक है, और वो तीसरा तरीका थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। वो तीसरा तरीका क्या है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे था और मेरे पास में एक टोकरी था जिसमें 50 kg एप्पल्स था, और आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे, मैंने उठा के आपके ऊपर फेंक दिया, ऐसे नीचे गिरा दिया। अब वो आएगा, जब आपके ऊपर सर के ऊपर वो लोड आएगा ना, तो दैट लोड विल कम विद एन इम्पैक्ट। वो लोड जो है वो एक इम्पैक्ट के साथ में आएगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, आपको बहुत बार बचपन में इम्पैक्ट मिला होगा, जब पापा ने बिना किसी बताए आपको एक थप्पड़ लगाया होगा, तो वो थप्पड़ जो होता है ना वो एक इम्पैक्ट लोड होता है, ठीक है। कोई आपको मारता है तो वो एक इम्पैक्ट लोड होता है, क्योंकि वो ना ग्रेजुअली अप्लाइड है कि धीरे धीरे मार रहा है, ना स्टडी लोड है, दैट इज एन इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड का मतलब होता है लोड अप्लाइड विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जो लोड बहुत ही कम समय में अप्लाई किया जाता है वो कहलाता है इम्पैक्ट लोड। थप्पड़ पड़ता है तो उसमें सब समय का पता नहीं चलता है कि कितने समय में पड़ा, है ना, वो तो सेकंड्स में आया और सेकंड के भी फ्रैक्शन में पड़ता निकल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो लोड आपके ऊपर आया, जो मैंने फर्स्ट फ्लोर से 50 kg एप्पल्स का एक टोकरा था जो मैंने आपके ऊपर सर के ऊपर डाल दिया, तो ये लोड कैसा आएगा, दिस लोड विल कम विद एन इम्पैक्ट। तो सबसे पहले समझिए कि मैं दो चीज पहले ले लेता हूं। हम स्ट्रेन एनर्जी निकालने वाले हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप्लाइड विद ए नॉर्मल लोड। अभी अगर नॉर्मल लोड लग रहा है तो उस केस में जो है स्ट्रेन एनर्जी, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस क्या बनेगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 बाई 1 मैं एक एक एप्पल रखता चला जा रहा हूं, आपके ऊपर 100 ग्राम जो है तो वो लोड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया स्टडी लोड, और तीसरा लोड हो गया लोड विद एन इम्पैक्ट, या फिर आप इम्पैक्ट लोड भी कह सकते हैं, विद एन इम्पैक्ट लोड। तो ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से जो है आपको आपके ऊपर लोड आना है। नॉर्मल लोड अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो 3 तरह से हो सकता है, जबकि जो नेक्स्ट जो एक टॉपिक लूंगा, सबसे लास्ट टॉपिक लूंगा इसका, वो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप्लाइड विद अ टेंजेंशियल लोड। देखिए टेंजेंशियल लोड जो होता है ना वो हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड ही होता है। क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड। इसका एक ही तरीका है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। एक ही तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं एकदम सीधे नहीं आ सकते। आप जब अप्लाई करोगे ना तो जीरो से अप्लाई करोगे। कहां से अप्लाई करोगे, जीरो से अप्लाई करोगे, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाओगे उसके ऊपर। ये जो स्पर्शीय लोड जो मैंने अभी आपको कैल्सी के ऊपर लगा के दिखाया था, इस तरह का जो लोड होता है, इस तरह का जो लोड होता है जो स्पर्शीय लगाते हैं, ये लोड कैसा होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है। ये कैसा लोड होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, ठीक है। तो यहां पर टोटल अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहले मैं एक डेरिवेशन लूंगा जो कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का होगा,
उसके बाद में फिर मैं एक लोड लूंगा स्टडी लोड, फिर तीसरा लूंगा लोड विद एन इम्पैक्ट, और लास्ट में मैं शियर स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात करूंगा। ये जो है, जो टेंजेंशियली अप्लाइड लोड के कारण बॉडी में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको कहा जाता है शियर स्ट्रेन एनर्जी। इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन एनर्जी, शियर स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग 4 टॉपिक जो है वो इसमें कवर करने वाले हैं। 3 डिफिनीशन थी, 3 क्या बल्कि आप 4 कह लीजिए। एक स्ट्रेन एनर्जी की डिफिनीशन हो गई, एक रेजिलियंस की डिफिनीशन हो गई, एक प्रूफ रेजिलियंस हो गया, और एक मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया। ये 4 डिफिनीशन और यहाँ पर आने वाले 4 डेरिवेशंस। ठीक है, ये आपके पूरा चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर देगा। तो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं इस टॉपिक को फिनिश करना चाहता हूँ इस वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीक में आपकी एक ही क्लास जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। संजय सर क्लास लेंगे रात को 9:30 बजे से। ठीक है, उसका टाइम टेबल मैं आपको भेज दूंगा कल तक। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपका ये जो स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक है वो मैं खत्म करके जाना चाहता हूँ। ठीक, तो अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर मैं ये टॉपिक जो है वो कल भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक, मैसेज करूंगा टाइमिंग के बारे में। ठीक, चलिए सबसे पहला वाला केस लेता हूँ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। सबसे पहला केस लेता हूँ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सपोज करिए कि एक बॉडी है जिस पर हमने लोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो लोड अभी आप देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इस तरफ मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है लोड, और यहां पे मैंने लिया हुआ है डिफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने लिया है, इस तरफ मैंने लोड लिया हुआ है, उस तरफ मैंने डिफॉर्मेशन लिया हुआ है। अब आप देखो, लोड इधर है, डिफॉर्मेशन इधर है। तो जब ग्रेजुअली अप्लाइड है तो इनिशियली तो आप जब टोकरी लिए बैठे हो ना अपने सर के ऊपर, तो मैंने एक भी एप्पल नहीं रखा है। जब एक भी एप्पल नहीं रखा हुआ है तो दैट मींस देयर इज नो डिफॉर्मेशन। व्हेन देखिए ग्रेजुअल के केस में क्या होता है, ग्रेजुअल के केस में जब लोड जीरो होता है तो डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स कि कर्व जो है, जो हम कर्व यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं, ये कर्व आपका कहां से स्टार्ट होने वाला है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है। ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अब देखिए, जैसे मैंने 100 ग्राम का एक एप्पल रखा तो आपके ऊपर कुछ डिफॉर्मेशन आया, फिर मैंने 100 ग्राम रखा, फिर आपके ऊपर कोई डिफॉर्मेशन आया। तो अब आप देखिए जो डिफॉर्मेशन है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोड और डिफॉर्मेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मैं लोड कैसे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं लोड बढ़ा रहा हूं। सो दैट मींस कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब जो कर्व आने वाला है वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, और मैं मैक्सिमम ले लेता हूं कि इलास्टिक लिमिट तक मैंने इस बॉडी के ऊपर कितना लोड लगाया, पी लोड लगाया, और इस पी लोड को लगाने में बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, एक्स डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कर्व आ जाएगा, दिस इज द कर्व। ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या शो करेगा, दैट विल शो द वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट, वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट। ठीक है, तो यहां से मैं ले लेता हूं वर्क डन on the body to deform it। तो कितना वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है x, हाइट कितनी है p। ठीक है, अच्छा ये मेरे को बताओ, वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट। तो जो भी हम वर्क डन करते हैं बॉडी के ऊपर उसे डिफॉर्म करने के लिए, वही वर्क डन जो है वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। और ये जो लोड मैंने लगाया है, पी लोड जो मैंने लगाया है, वो मैंने कहां तक लगाया है, इलास्टिक लिमिट तक लगाया है।
तो इलास्टिक लिमिट तक जो टोटल इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर की जा सकती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रूफ रेजिलियंस। वो क्या कहलाती है, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, तो हम लोग इसको दो नाम लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड in the body, in the body। ठीक है, या फिर आप इसे प्रूफ रेजिलियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यही मैक्सिमम आपका स्ट्रेन एनर्जी है, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका आ गया 1/2 x इंटू पी, एक्स इंटू पी। फॉर्मूले थोड़े से देखने पड़ेंगे आपको। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, तो P अपॉन ए। तो यहां से हम लोग P को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। देखिए वैसे तो नहीं होता है, आपको मैंने बताया है कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। ये होना चाहिए, बट एक आम बोलचाल की भाषा में जैसे नहीं बोल लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो वो थिंक है यहाँ से P इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन ए। अब देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो सपोज करो कि लेंथ में डिफॉर्मेशन आया था x, तो x इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल। अब एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, तो बाय द हुक्स लॉ, बाय द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, इधर देख लीजिए हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ के हिसाब से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो हम लोग एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन E। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन E इंटू एल। ठीक है, सो ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो x का, तो दोनों का वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट करूंगा, तो 1/2 x का वैल्यू क्या रखूंगा, सिग्मा अपॉन E इंटू एल। ये मैंने x का वैल्यू रखा, p का वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो ये आ जाता है 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन E इंटू ए इंटू एल। तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। दिस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम। तो ये आपका आ जाता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी, हम लोग इसको ई से लिख सकते हैं एनर्जी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आया कि स्ट्रेन एनर्जी, या फिर आप इसको प्रूफ रेजिलियंस कह सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस दैट मींस द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू द इलास्टिक लिमिट दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इनटू द वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया। ठीक है, सो ये पहला डेरिवेशन था जिसमें हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया था। अब हम दूसरा डेरिवेशन लेने वाले हैं जहां पर हम लोग लोड लगाने वाले हैं, कैसे, स्टडी लोड लगाने वाले हैं, कांस्टेंट लोड लगाने वाले हैं। स्टार्टिंग से लोड जो है वो P हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। सेकंड केस है स्टडी लोड का। तो यहां पर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया लोड एंड दिस इज द डिफॉर्मेशन। देखो डिफॉर्मेशन जो है वो स्टार्टिंग में नहीं होगा एग्जैक्टली। देखिए अभी जब तक मेरे ऊपर कोई लोड नहीं लगा है तब तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज करो एकदम से 50 किलो का लोड मेरे ऊपर आ जाएगा, तो भी स्टार्टिंग में तो डिफॉर्मेशन क्या है, जीरो है। अब धीरे धीरे मैं डिफॉर्म होऊंगा, धीरे धीरे क्या होगा,
मैं डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर लोड कांस्टेंट है और ये यहाँ तक जाता है डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो सपोज करो डिफॉर्मेशन x है और लोड आपने इलास्टिक लिमिट तक कितना लगाया है p, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द बॉडी कितना हो जाता है, वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट within the elastic limit, within the elastic limit। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये वाला पूरा एरिया जो है ये आपको लेना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये आ जाएगा P इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या है, दैट इज अ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर। अच्छा, जो चीज मैक्सिमम होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जो चीज मिनिमम होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मैक्सिमम और मिनिमम जो होती है वो चीजें हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप इलास्टिक लिमिट तक कितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पीछे निकाला हुआ है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। सो यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, वॉल्यूम को हम लिख लेते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये P आप एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। P आपका एज इट इज रहेगा। X का वैल्यू जो है, क्योंकि ये लोड आपने कैसा लगाया है, स्टडी लोड लगाया है, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो डिफॉर्मेशन का भी देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा अपॉन E इंटू एल। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन E इंटू एल। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल और E से E कैंसिल और L से L कैंसिल, बाकी हम लोग वहां भेज देते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाता है 2 इंटू पी अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू पी अपॉन ए। दैट मीन्स कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जितना स्ट्रेन एनर्जी, जितना स्ट्रेस डेवलप हुआ था बॉडी के ऊपर, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जितना स्ट्रेस डेवलप हुआ था, स्टडी लोड के केस में उससे 2 टाइम्स स्ट्रेस डेवलप होगा। दिस इज द स्ट्रेस, ये क्या है, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टडी लोड या ड्यू टू द स्टडी लोड। सो स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू स्टडी लोड, ठीक है। और ये जो P अपान ए है, P अपान ए है, ये P अपान ए क्या है, P अपान ए दैट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा, P अपान ए। और स्टडी लोड के केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर होगा, सिग्मा होगा 2 इंटू पी अपान ए। बिल्कुल सही बात है। देखिए धीरे धीरे कोई लोड लग रख रहा है 100 ग्राम का, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो लोड रख रहा है ना। लेकिन अचानक से कोई 50 किलो का लोड रख देगा ना, तो वाकई पता चलेगा कि हाँ किसी ने हमारे ऊपर कुछ रख दिया है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है स्टडी के केस में, जो स्ट्रेस होता है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस का में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका 2 टाइम्स होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में कई बार पूछा जा चुका है कि स्टडी अप्लाइड लोड के केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका 2 टाइम्स होता है। अब अगर हम लोगों को स्ट्रेन एनर्जी निकालनी होगी तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेस की पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग पीछे वाले फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए ये तो मैक्सिमम है ना, ये क्या है, दैट इज द प्रूफ रेजिलियंस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। तो यहाँ पर बस स्ट्रेस की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 इंटू पी अपान ए। इस केस में अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखेंगे, पी अपान ए। और अगर स्टडी लोड है तो उस केस में कितना रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू पी अपान ए। और फिर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो एक बार अगर आपको ये वाला केस क्लियर है तो ओके या यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 केसेज आज हम लोगों ने कर लिए हैं।
ठीक है, अभी आज के लिए क्लास में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पैक्ट लोड का केस देखेंगे और शियर स्ट्रेन एनर्जी, ये जो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं इनको मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसमें जो है वो डिस्कस करूंगा। क्लास का जो टाइमिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी, तो मॉर्निंग में मैं क्लास का जो टाइम होगा वो आपको मॉर्निंग तक मैसेज कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।